बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 14 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और वह न कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है तो इनके अंदर मौजूद गद्दारों की वजह से हुई है। अब तारीख उठा के देख लें, अभी भी जिस तरीके से फलस्तीन ने 1 साल और 3 महीने जंग लड़ी और पूरी दुनिया इस बात की शाहिद है कि वो डट के खड़े रहे। 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए, 61,000 से ज्यादा लोग जो है वो जान की बाजी हार गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौकिफ के ऊपर डटे रहे। और अब जब जंगबंदी हुई है तो वो भी ट्रंप की जो एक पूरी की पूरी प्लानिंग थी। जब वापस लोग आए और ट्रंप ने दोबारा से गजा के ऊपर अपने तसल्लुत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो गई। यहां तक कि यूरोप की जानिब से, जो कि पहले इजराइल के साथ खड़ा था, वो भी बाकायदा तौर पर फलस्तीन के साथ खड़ा हो गया। और यहां मिस्र तक जो है वो डट के खड़े हो गए, जी हम बिल्कुल भी ये मुआहदा जो है वो कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने वो जो तमाम तर मुआहदे थे इजराइल के साथ उनको तोड़ने का ऐलान कर दिया। और जो मिस्री सदर है वो उर्दन के प्रेसिडेंट जो किंग अब्दुल्ला है, उसकी मुलाकात के बाद उसने अपना दौरा जो है वो मंसूख कर दिया कि अगर गजा के ऊपर इस मामले के ऊपर बात होगी तो वो वहां पर नहीं जाएगा। जबकि तमाम तर अरब ममालिक जो है वो मुत्तहिद हो गए, मुलाकातें होना शुरू हो गई। सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्किया, ये आपस में मिल बैठे और एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो डिजाइन की जाने लगी। लेकिन यहां पर पहली गद्दारी जो अभी इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर की गई है वो एक कंट्री यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पहली जो यूं कह लें कि एक जरब लगा दी गई है। और ट्रंप का जो प्लान है, गजा प्लान, उसकी हिमायत कर दी गई है कि ये एक ही ऑप्शन है। मतलब यूं कह लें कि वो जो मैंने कहा ना कि अपने ही गिराते हैं निशामन पे बिजलियां, ये एक बेगैरती की इंतहा देखिए कि किस तरीके से अपनों की जानिब से अपने ही, वो कहते ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो घर के चिराग नहीं, पूरे के पूरे घर को जला के राख करने की प्लानिंग जो है वो कैसे तरतीब दी है, ये बड़ी अहम सुन ये आपके सामने रखना। और फिर यमन की जानिब से, जो एक गरीब अरब मुल्क है जिसने पूरे 1 साल और 3 महीने फलस्तीन का साथ दिया और वो डट के खड़ा रहा। 200 से ज्यादा जो इजरायली जहाज हैं उनको उसने निशाने पे लिया, अमेरिका के साथ टक्कर ले ली, वहां पर हमले शुरू हो गए। इसके बावजूद वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा। जंगबंदी हुई, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। अब जनाबे वाला उसकी जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया और इजराइल को बराह रास्त निशाने पर लेने का ऐलान किया गया और हमले जो है वो शुरू हो गए। कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आलमी जंग का एक खतरा जो है वो पैदा हो गया है। एक तरफ तो गजा जंग है और गजा जंगबंदी को लेकर अब दोबारा से वहां पर जंग छिड़ने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जहां पर रूस और यूक्रेन जंग बंद होने की खबरें आ रही थी, वहां पर रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, जो उनका प्लांट है उसके ऊपर जो है वो यूं कह लें कि ड्रोन के टकराने की खबर जो है वो सामने आई, जिसके बाद इमरजेंसी जो है वो वहां पर नाफिज कर दी गई है। और पूरा यूरोप जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ताबकारी का खदशा और एक नई जंग, आलमी जंग की तरफ बढ़ते हुए मामला दिखाई दे रहे हैं। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा, ऐसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, साबिक जो अमरीकी जो इजरायली कौमी सलामती कौंसिल के जो साबिक सरबराह हैं, ज्यूरा एलैंड, उनकी जानिब से कहा गया कि गजा की जंग में जो इस वक्त इजराइल है उसको सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और शिकस्त का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है, अंदाजा इस बात से हो सकता है कि किसने अपने मकासद हासिल किए और कौन सा फरीक दुश्मन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कामयाब रहा। आप अंदाजा करें कि जिस तरह से ये जंग खत्म करने की बात कर रहे थे, जंग खत्म होने के बाद इन्होंने इस मुआहदे को तोड़ने की बात की और कहा गया कि अगर सैटरडे को इनके तमाम के तमाम कैदी रिहा न किए जाए तो दोबारा से हमला शुरू होगा और हमास के खात्मे के बगैर जो है वो ये जंग खत्म नहीं होगी। अब वही जो यहां तक कि अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो नेतन्याहू है वो अपनी पोजीशन से पीछे हटा और उसने कहा कि वो इस एग्रीमेंट को आगे लेकर चलना चाहता है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त, क्योंकि जो इस वक्त हमास है उनकी जानिब से 3 लोगों के नाम दे दिए गए हैं जिनको वो रिलीज करने जा रहे हैं, उसके बदले में 333 जो कैदी हैं फलस्तीनी कैदी, उनको रिहा किया जाएगा। अभी इजरायली वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वहां से स्टेटमेंट जारी हुई और बताया गया कि सालिस, कतर और मिस्र की तरफ से हमास से आज मौसूल होने वाले नामों की फहरिस्त में शामिल जो 3 नाम है, एक अलेक्जेंडर साशा ट्रोपानोफ है जिसकी उम्र 29 साल है, सागी डेकल चन है जो कि जिसकी उम्र 36 साल है, यायर हारन है जिसकी उम्र 46 साल है,
इस फहरिस्त को इसराइल ने कबूल कर लिया है, जबकि कल रिहा होने वाले 3 इसराइली कैदियों में एक अमरीकी है, एक रूसी है। ये शनाख्त रखने वाले जिनके बदले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 36 फलस्तीनी कैदियों को और गजा के 333 कैदियों को मुआहदे के तहत जो है वो रिहा किया जाएगा। लेकिन अब इब्रानी चैनल I-24 जो है उस पर सियासी तज्जियाकार इब्न चाय स्ट्रेन ने कहा कि आने वाले हफ्ते के दिन के हवाले से धमकियों और जहन्नुम के ऐलानात का एक हफ्ता फिलहाल 3 इजरायली कैदियों की एक और खेप के साथ खत्म हो रहा है। लेकिन अभी इजरायली वाला जो वेबसाइट है उसने एक इजरायली कैदी मां की जो है वो जो कैदी की मां थी उसकी तरफ से एक उसका इंटरव्यू जारी किया, जिसमें वो कह रही है कि मेरा बेटा हमास का कैदी है और हम अपनी हुकूमत के कैदी हैं। आप इतमाद बिन गवीर का बयान देख लीजिए, जिसने कहा कि हर रोज इस माहदे में एक और पोशीदा शिक जो है वो सामने आती है, जो हमास के सामने हथियार डालना है। और अब यह वाज़ेह हो गया है कि हमास इस बात का तयन करेगी कि कैदियों को कहां रिहा किया जाएगा। पूरा मुआहदा सिक्योरिटी, सियासी और इखलाकी दिवालियापन बन चुका है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है। जो मैंने मेन मुद्दा कहा, ये एक तरफ तो फलस्तीनी अपनी मज़ाहमत के बल पे पूरी दुनिया के अंदर एक जबरदस्त किस्म की मज़ाहमत और जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप के मंसूबे की हिमायत करने वाला पहला अरब बयान जो है वो सामने आ गया है। मतलब जहां पर पूरी दुनिया जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो गई और फलस्तीन के मौकिफ को, फलस्तीनी जो गजा के अंदर जो मौजूद हैं उनकी हिमायत में लोग आ गए। यहां पर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत में पहला अरब बयान जो सामने आया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती कि ये है अरब और ये हैं वो लोग जिनकी हिमायत में लोग खड़े हो रहे हैं। ये इनके अपने मतलब वो बहन भाई हैं, क्योंकि मुसलमान का तो वैसे भाई और ये तो फिर भी अरब है। अब जनाब वाला अमेरिका में अरब अमारात के सफीर हैं यूसुफ अल उतैबा। वो गजा में ट्रंप का मंसूबा जो है वो उसको कह रहे हैं कि ये है तो मुश्किल, लेकिन हमें अभी तक इसका कोई मुतबादल नजर नहीं आ रहा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल है लेकिन इसके मुतबादल भी तो कोई नहीं है। मतलब यहां पे जितने लोग हैं उनको आधे लोगों को उर्दन मुंतकिल किया जाना चाहिए, आधे लोगों को मिस्र मुंतकिल किया जाना चाहिए। और जो ट्रंप कह रहा है कि वहां पर रिजॉर्ट हो, वहां पर होटल्स हो, वहां पर रेस्टोरेंट्स हो, वहां पर जो है वो साइट्स बने, तो वो प्लान जो है वो फैसिनेट कर रहा है। अब दुनिया के तमाम ममालिक में से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल और अमाराती सफीर है और यूएई है जिसने इस मंसूबे की हिमायत की है। मतलब आप खुद अंदाजा कीजिए कि इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फलस्तीन की हिमायत करने वाले सैकड़ों मुजाहिरीन गजा के ऊपर कंट्रोल तसल्लुत के ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मार्च कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि वहां पर जब ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने अपने तसल्लुत का ऐलान किया, जब पनामा के ऊपर, तो सर्विस में बड़ी एक मेजॉरिटी जो है वो अमरीकियों की, उन्होंने इसकी हिमायत की। लेकिन गजा के ऊपर जब ये बयान सामने आया उसके बाद जो अमरीकी हैं उन्होंने 87% जो सर्वे आया उसमें उन्होंने इसकी मुखालिफत की कि वहां पर अपना तसल्लुत नहीं होना चाहिए, अमरीकी तसल्लुत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये मुंह और मसूर की दाल। मतलब कैसे एक हैरानी की बात है कि जो इस वक्त यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, वो कैसे उस एक बयान को कैसी तकवीयत बख्श रहा है और फिर उसके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब एक सरकारी जो मिस्री सोर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि मिस्र गजा की पट्टी में दाखिल होने वाली जो इंसानी इमदाद का तकरीबन 70% बगैर किसी फीस के फराहम कर रहा है। और मिस्र हमेशा से फलस्तीनी कॉज का हामी रहा और जारी रखे हुए, और इसने इन मुश्किल हालात में इस पट्टी को इंसानी इमदाद की फराहमी में सहूलत फराहम करने के लिए अहम बोझ जो है वो उठाया। और मिस्र ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फलस्तीनियों के लिए अपनी हिमायत में इजाफा करे और इनकी मदद के लिए कोशिशें तेज करे जिससे वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और मिस्र फलस्तीनी अवाम की हिमायत में कोई कसर नहीं छोड़ता, खा वो सियासी कोशिशों के जरिए हो या फिर जमीनी मदद फराहम करके। और मिस्र का मौके फलस्तीनियों के हकूक की हिमायत और इनके मसाइल के खात्मे के लिए काम करने में साबित कदम है। और काहिरा अफवाहों के बरअक्स इमदाद के दाखिले की सहूलत के लिए कोई फीस वसूल नहीं करता है। अब जनाब वाला दूसरी जानिब जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसने रिपोर्ट किया और उसने बताया कि अमेरिका ने पहले ही इजराइल को ऐसे बॉम्ब दिए हैं जो ईरानी जोहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिनमें फोर्डो के करीब जो पहाड़ों की गहराइयां हैं वो भी शामिल है। और इजराइल ईरान की जोहरी तनसीबात पर बमबारी करने के लिए तैयार है, चाहे वो अमेरिका की हिमायत के साथ हो या फिर अमेरिका की हिमायत के बगैर हो। लेकिन ईरान पर हमला जो है वो दुश्मनों को भारी कीमत क्यों अदा करना इस हमले की पड़ेगी, क्यों? इस हवाले से एक अरब टीवी चैनल के तज्जियाकार है, उसने इसका सवाल का जवाब दिया। उर्दनी माहिर साले अल-मायता, उसने ये जो है वो अपना तज्जिया दिया। उसने कहा कि ईरान को बाहर से शिकस्त देना क्यों नामुमकिन है।
اگر کوئی ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ جواب دیں گے اور کھیل کے اصول کو بدل دیں گے۔ امریکہ کے پاس ہزاروں سمندری اہداف ہیں، بحری اڈے ہیں، مغربی ایشیا اور عرب خلیجی ریاستوں کے اندر اڈے موجود ہیں۔ یہ سب کے سب ایران کی دسترس کے اندر ہے، پہنچ کے اندر ہے، اور کسی بھی وقت ایران ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایران نے جو ابھی جو موسٹ ایکسپینسو میزائل جو ہے وہ تیار کیا ابھی تک، وہ $6.5 ملین کا ہے اور ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ جو یو ایس ملٹری اڈے ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں تقریباً 17 ہے، جس میں ترکیہ کے اندر ایک اڈا ہے جس میں 1700 امریکی فوجی ہیں، اور پھر ایجپٹ کے اندر 426 ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیٹرین سی کے اندر 6000 ہیں، لبنان میں 76 ہیں۔ یہ فوجیوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اڈے ان کے وہاں پر بیسز موجود ہیں۔ اسرائیل کے اندر 100 ہیں، پھر جارڈن کے اندر 3000 ہیں، سعودی عربیہ میں 2000 ہیں، بحرین کے اندر 4700 ہیں، قطر کے اندر 10,000 ہیں، پھر اس کے ساتھ یو اے ای میں 5000 ہیں، کویت کے اندر 10,000 ہیں، ایران جو ہے وہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر جو اس جبوتی ہے وہاں پر 4000 ہے۔ تو اس طرح سے عربین سی کے اندر 1000 ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا سینیریو، لیکن یہاں پر ان کے لیے بہت مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس وقت سینیریو اس تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کیونکہ جنگ جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور جنگ بندی کو لے کر ابھی باقاعدہ طور پر فلسطینی مزاحمت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ سیکنڈ فیز، ابھی پہلا فیز تو مکمل ہونے جا رہا ہے، کل وہ روٹین کے مطابق ہوگا، لیکن اس میں اگلا فیز جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر جنگ بندی کو فالو کرنا ہے تو اگلا فیز ہونا ہے۔ اگلے فیز کو لے کر جو قطر کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل کے جو نمائندے تھے وہ ایسے واپس آ گئے، انہوں نے اگلی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہونے کا خدشہ، اور وہ کسی طور پر اگلا جو فیز ہے وہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو وال اسٹریٹ جرنل ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عرب اسٹیٹس ریئلائز ٹرمپس غزہ سٹینڈز از سیریس، مطلب جو اس نے غزہ سٹینڈز رکھا تھا وہ سیریس ہے۔ لیکن اس وقت تمام تر عرب ممالک جو وہ بھی اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ ڈٹ کے اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں ہوگا، جس میں جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے، جس میں جتنے یہ عرب ممالک ہیں ماں سوائے یو اے ای کے، کیونکہ اس نے یہاں پر یوں کہہ لیں کہ اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ لیکن ابھی جو یمن ہے، یمن کی جانب سے زبردست قسم کا رد عمل دیا گیا، اور یمن ول انٹروین ملیٹریلی ٹو تھوارٹ ٹرمپس غزہ پلان۔ الحوثی جو حوثی ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یمن جو ہے وہ ملیٹریلی جو انٹروین کرے گا اگر غزہ پلان جو ہے وہ ٹرمپ نے اس کو انڈورس کرنے کی کوشش کی۔ اب ساتھ ہی ساتھ دیکھیے دیٹ لیڈر آف یمن's انصار اللہ موومنٹ ڈائریکٹس دا یمنی آرمڈ فورسز ٹو مینٹین فل ریڈینس ان اینٹیسپیشن آف اینی امریکن اگریشن۔ جو کوئی بھی امریکن اگریشن ہے اس کو لے کر اس نے کہا کہ اگر کسی طرح سے بھی ایسا ہوتا تو ایران کے ساتھ مل کر یمن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حملے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر دوسری جانب آپ اندازہ کریں کہ موسٹ امریکنز اگینسٹ ٹرمپس پلان ٹو ٹیک اوور غزہ پول ریویل، جو میں نے پہلے بات کی 87% تک لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس وقت یہاں پر خبریں سامنے آ رہی ہیں یوکرین کے اندر جو ایک جنگ ہے، اور وہاں پر ایک خطرناک قسم کا پہلو، وہاں پر ڈرون جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، اور یوکرین جو ہے وہ کیونکہ ایک طرف جنگ بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور دوسرا جو وہاں پر ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور وہ روس کے حوالے سے جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہاں پر ہٹ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک پورے کے پورے جو یورپ میں ایمرجنسی نافذ ہونے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے ابھی شالز پرپوز ڈکلیئرنگ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ان جرمنی ڈیو ٹو وار ان یوکرین، جو جرمنی کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ کیپٹ جرمنیز شالز ان دا ڈارک اباؤٹ ہز یوکرین پیس پلان، مطلب وہ چیزیں سامنے ہیں، لیکن ابھی جو اس کو کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی، نہیں بتایا گیا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی ہے بیسیکلی، جس طرح سے پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں یورپ جو ہے وہ یہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا، امریکہ اس کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے، ان کے پلان ان کے جو ہیں وہ ایک ایکزیکیوشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جنگ ختم ہونا ان کے حق میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو امریکہ کو یہاں پر وہ جنگ ختم کر کے یہاں سے نکلنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ الٹی ان کے گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی تک یہ پلان جو ان کا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر حملے کی خبر جو ہے وہ ڈرون کے اٹیک ہونے کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی، لیکن کتن تابکاری کو انڈر کنٹرول ہے، لیکن مسلسل کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہے وہ جو ہی سامنے آئے گی اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اس وقت کے معاملات ہیں، یہ اس وقت کی خبریں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔